Very good morning, children. Class 10th, as you are aware, for the chapter 1 in history, we'll be dealing of the rise of the nationalism in Europe. किस तरह से राष्ट्रीयता यूरोप में आगे ऊंची उठी और इस राष्ट्रीयता के बारे में हम थोड़ा बहुत जानेंगे। ये देखिए आपके सामने फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पेज ही है, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। इसका तस्वीर है। ये पैक्ट था बिटवीन नेशंस, अलग अलग राष्ट्रों के बीच में एक पैक्ट था और इसको बनाया गया था फ्रेडरिक सॉरियो ने 1848 में। 1848। सबसे पहले हमें इसमें देखना है कि न्यू टर्म्स क्या आ रहे हैं आपके लिए। एब्सोल्यूटिस्ट आपको आना चाहिए कि एब्सोल्यूटिस्ट क्या होता है, यूटोपियन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले you must go through the keywords which are given on the footnote of your chapter so that it becomes easy for you। और जब तक आप ये नहीं पढ़कर समझेंगे इजी नहीं होगा चैप्टर, रटना भी नहीं है, इसको पढ़कर समझ के। एब्सोल्यूट एक गवर्नमेंट होती है या सिस्टम होता है गवर्नमेंट का जिसमें कोई भी कंट्रोल नहीं होता किसी रूल पे। जो पावर वहाँ एक्सरसाइज की जाती है उस गवर्नमेंट द्वारा, एक तरह से तुम्हें ये कह दूँ कि जैसे राजा का रूल होता है। एक राजा ने जो कहा बस वो ही होना है। ठीक है, मोनार्कियल गवर्नमेंट दैट वाज सेंट्रलाइज्ड, मटीरियलाइज्ड एंड रिप्रेसिव, उसको ऑब्सोल्यूटिस्ट कहते हैं, एब्सोल्यूटिस्ट। और एक ही विजन रहे समाज का, आदर्श विजन रहे समाज का। ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता। पूरे समाज में एक ही तरह के लोगों की सोच हो, आदर्शवादी सोच हो, ऐसा बेटा हो ही नहीं सकता कभी ज़िंदगी में। ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता। पर उसको भी हमने एक टर्म दिया है, यूटोपियन। यूटोपियन, a vision of a society that is so ideal that it is unlikely to actually exist। इस बार में फ्रेडरिक सॉरियो जो एक फ्रेंच आर्टिस्ट था, उसने ये एक तस्वीर प्रिपेयर की है हमारे ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स के लिए। ठीक है, और इसमें एक विजुअलाइजिंग ड्रीम है दुनिया का, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स का, जो कि उसने नाम दिया। पहला प्रिंट जो था इस सीरीज़ का, इसमें सारे लोग दिखाए गए हैं, यूरोप के और अमेरिका के, आदमी हों या औरत हों या छोटे हों, गरीब हो या अमीर हों, बड़ी उम्र के हों या छोटी उम्र के हों। ये सब इसमें पेंटिंग में एक विजन की तरह उसने दिखाया है, जैसे एक लॉन्ग ट्रेन मार्च कर रही हो। अब देखिएगा, अब देखो इसको, जैसे कि मानो ये देखो स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में कुछ है और दूसरे हाथ में कुछ, इसको मैं आगे बताता हूँ। और ये अलग अलग राष्ट्रों के झंडे, अलग अलग लोग, छोटे बड़े, गरीब अमीर, बच्चे बूढ़े, सब एक ट्रेन के माफिक चलते जा रहे हैं। देख रहे हैं आप, घुमावदार ट्रेन जा रही हो आखिर तक। राइट, एक ड्रीम विजन है, फ्रेडरिक सॉरियस ने बनाया था। और जैसे कि हम याद करें, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है पर्सोनीफाई करती है एक एलिगैरी को। एलिगैरी क्या होता है? फीमेल फिगर, एक फीमेल फिगर, औरत फिगर को। और यहाँ आप देख सकते हैं कि टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, एक हाथ में उसने वो टॉर्च ले रखी है और दूसरे हाथ में उसका एक चार्टर है, राइट्स ऑफ मैन। चार्टर काय का? मर्दों का जो हक है, वो चार्टर है।
और एक हाथ में उसके एनलाइटमेंट टॉर्च है। अर्थ के ऊपर ये इमेज जगह जगह शैटर्ड रिमेन्स में मिली हैं पुराने ज़माने की, जो ये सब चीज़ दर्शाती हैं एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस, जो ये दर्शाती हैं कि एक ज़माने में यूरोप ने सिंगल पीपल हु वर हैविंग ऑल पावर एज अ मोनार्क, एक एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन का मतलब हो गया एक राजा द्वारा ही चलाई जाने वाली और उस पावर को सारे ही सारे मानने वाले। ठीक है, जो सॉरियोज यूटोपियन विजन मैंने आपको शुरू में बताया, आदर्शवादी विजन, पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस, अलग अलग राष्ट्रों के, अलग अलग देशों के उसमें ग्रुप किए गए हैं लोग बाग, और उनको आइडेंटिफाई किया, उनकी पहचान आप कर सकते हैं जैसे कि की गई। अब आपको पता है अमेरिका का झंडा अलग, दूसरे किसी देश का अलग, ये देखो जैसे कि, ठीक है, ये झंडा अलग, ये झंडा अलग, तो इससे डिस्टिंक्ट ग्रुप्स कंट्रीज़ के, नेशंस के दर्शाए जा रहे हैं। सबसे पता चलता है कि अलग अलग राष्ट्रों के ये लोग प्रोसेशन करते जा रहे हैं और इनके अपने ही नेशनल कॉस्ट्यूम्स हैं, अपने ही राष्ट्र के पहने वाला पहरावा सब ने पहना हुआ है। और लीडिंग दी प्रोसेशन वे पास द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एंड द यूनाइटेड स्टेट्स and Switzerland, which by team were already United Nations. फ्रांस, इसमें ये बताया गया है कि सबसे आगे इसको लीड कर रही है, वो है आपकी स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के हाथ में, जिसे हम कहते हैं ना, लिबर्टी कहते हैं आज़ादी, आज़ादी की देवी, और इस आज़ादी की देवी के हाथ में एक पौरुषत्वता है और दूसरी तरफ नारीत्वता है। एक फीमेल एलेगोरी है और दूसरे हाथ में एक मेल, वो है चार्टर है, जिसमें राइट्स ऑफ मैन दिया गया है। तो नेशनलिज्म के बेस पे ही, राष्ट्रीयता के बेस पे ही ये सब चीज़ दिखाई जा रही है, दर्शाई जा रही है। और एक ट्राई कलर जो है तिरंगा, रेवोल्यूशनरी तिरंगा भी इसमें पहचान में आ रहा है, जो कि स्टैचू पर रीच किया है। इन लोगों के पीछे पीछे जर्मनी भी है, काले रंग में, काला झंडा लिए, काला पहरावा, अपना नेशनल कॉस्ट्यूम पहने। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब सॉरियो था, उसने ये इमेज जर्मन लोगों की, जो एक यूनाइटेड नेशन की तरह एग्जिस्ट नहीं करता था, ये दर्शाई गई है। जो फ्लैग वो कैरी कर रहे हैं, लिबरल होप्स का है। लिबरल कहते हैं आज़ादी और होप्स कहते हैं आशाएं। तो वो ही उसने बताया फ्रेडरिक अपने इस पेंटिंग में, जो उसने दर्शाया 1848 कि किस प्रकार यूनिफाई करते हुए ज़्यादातर जर्मन स्पीकिंग जो प्रिंसिपेंस या एक नेशन स्टेट जो होता था, उसका एक ही लोकतंत्रीय संविधान हुआ करता था, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जिसे कहते हैं। आप तस्वीर में देखिए, अपनी किताब के सबसे आगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, और स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पीछे जो ये ट्रेन चल रही है, ये ग्रुप्स ऑफ नेशंस हैं, अलग अलग लोग, अलग अलग पहरावे में, अलग अलग एज के, राइट, हर तरह के लोग
नेशनलिज्म के झंडे के नीचे यूरोप के चले जा रहे हैं। जो जर्मन पीपल हैं वो 1848 में ऑस्ट्रिया, एक आपने जगह नाम पढ़ा होगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, सिसिलिस के 2 किंगडम, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रशिया। और आप देखो ऊपर जैसे मानो कि तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा है जैसे कि को स्वर्ग से, जैसे हमारे देवी देवता दिखाए जाते हैं फूलों की, वो बौछार दिखाए, तुम देखा होगा महाभारत में या रामायण में जो देखते रहे बच्चे। इसी प्रकार इस नेशनलिज्म इन यूरोप, इसके ऊपर भी इसी तरह का एक चित्र दर्शित किया गया है। फ्रॉम दी हेवन्स अबव, जैसे कि उनके क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट हैं, संत महात्मा हैं या एंजल्स हैं, ऊपर से मानो कि एक दृश्य देख रहे हैं, अपना आशीर्वाद बरसा रहे हैं। ये सारा कुछ बेटा आप देखो एक आर्टिस्ट की सोच है। जैसे मैंने बताया, एक आर्टिस्ट ने कलम के ज़रिए, पेंट ब्रश के ज़रिए इसको बनाकर सामने हमें पढ़ने के लिए बताया। ये वैसे सिंबलाइज करता है फ्रैटर्निटी अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। तो अब इस चैप्टर में हम बहुत सारे इश्यूज़ हैं वैसे तो, जो कि रॉड्रिक सोरियो ने 1848 में जो अनुभव किए, 19वीं शताब्दी में ये राष्ट्रीयता उभर कर आई सामने, और इसने बहुत सारे राजनीतिक, संसार के राजनीतिक व्यवहार बनाए और कुछ चेंजेस यूरोप में लेके आई। एक एंड रिजल्ट था इन चेंजेस का, और इसी से उभर कर नेशन स्टेट, एक मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर ऑफ यूरोप उभर कर आया। मल्टी नेशनल डायनेस्टिक, जिसे कहते हैं वंश, एम्पायर्स। ये कंसेप्ट और जो प्रथाएं थी, प्रैक्टिसेस थी, ये जो कंसेप्ट थे मॉडर्न स्टेट के, ये एक सेंट्रलाइज्ड पावर के द्वारा कंट्रोल किए जाते थे। सॉवरन कंट्रोल होता था और एक किसी खास दायरे में, एक राज्य के, एक टेरिटरी के खास दायरे में डायरेक्ट कंट्रोल हुआ करता था। और धीरे धीरे बाद में ये डेवलप हुआ, इसका विकास हुआ एक लंबे समय के लिए, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन यूरोप। लेकिन ये जो एक नेशन स्टेट है बेटा, ये मार्क कर लो, ये तुम्हें याद करना होगा, ये was one in which the majority of its citizens, and not only its rulers, came to develop a sense of common identity and shared history or scene। तो ये नेशन स्टेट कहलाता था। This commonness did not exist from time immemorial। ये जो कॉमननेस दिखाई गई है सब रूलर्स के बारे में और शेयरिंग करते हुए एक कॉमन आइडेंटिटी के लिए, ये कोई हमेशा से तो नहीं थी, या कह लो बहुत पहले से तो नहीं थी, लेकिन संघर्षों के बाद इसको फोर्ज किया लीडर्स द्वारा आम जनता के ऊपर, कॉमन पीपल के ऊपर। तो इसमें बड़े डाइवर्स प्रोसेसेस हैं नेशन स्टेट के। नेशनलिज्म किस तरह से 19वीं शताब्दी में यूरोप में आया, तो ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये इसका इंट्रो था, मैंने आपको दिखा दिया, बता दिया, सुना दिया। और अब आप इसके थोड़ा सा ना जो मैंने बोले हैं टर्म्स, बच्चे ने जैसे पहले मार्क किया हुआ है, इन टर्म्स को मार्क कीजिए और अपनी कॉपी में लिखिए, और याद भी होना चाहिए आपको।
ठीक है, यूटोपियन क्या है, पेब्लिसाइड क्या है, एब्सोल्यूटिस्ट क्या है, जिससे कि इन टर्म्स जो टेक्निकल हिस्टोरिकल टर्म्स हैं आपको पता होगी इसका क्या तात्पर्य है, मतलब क्या है, तभी आगे हिस्ट्री चल पाएगी, समझ में चैप्टर आएंगे। तो बेटा एक बार इसको फिर से दोहरा लेना, राइट। और फिर हम राइज ऑफ नेशनलिज्म का पहला अध्याय फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ेंगे। अगले सेशन में हम फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके चिल्ड्रन, आई सपोज you have got to know the points which I wanted to share with this painting of Roderick Sorio। अब आप भी एक इसको गो थ्रू करके बी रेडी फॉर listening and getting to know about the French Revolution which is going to exist and what was the idea of the nation. Thank you.